हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगेश बायोलॉजी। मेरा नाम है जगेश कुमार शर्मा और आज मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में, जिसमें मैं बात करूँगा पूरे ट्रांसफार्मर की वर्किंग और उसके लिखे हुए कॉन्सेप्ट को, और साथ में मैं डिस्कस करूँगा इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो हमें कुछ प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो यहाँ अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास हेडिंग है ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवाइस। ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, आप एक अल्टरनेटिंग करंट, जो लो वोल्टेज का एक अल्टरनेटिंग करंट है, उसे हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या फिर वाइस वर्सा आप कर सकते हो, यानी हाई वोल्टेज का जो आपका अल्टरनेटिंग करंट है उसे आप लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली आप देखें यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ अ ट्रांसफार्मर, यानी ए ट्रांसफार्मर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग एन अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू दैट ऑफ हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। फिर इसमें जो अगली चीज पूछी आती है दैट इज प्रिंसिपल की बात करें, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो 10th क्लास के अंदर, तो असल में हमारे पास दो रिंग्स होती हैं, दो कॉइल होती हैं, जिसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, अगर आप बनाएं इस तरीके से, तो यहाँ देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक कॉइल आपके पास ये होगी और दूसरी कॉइल आपके पास इस तरीके से हमारे पास ये होती है। अब उसमें क्या है, एक कॉइल के अंदर आप क्या करते हैं, इसमें करंट पास करते हैं। जैसे ही आप इसके अंदर करंट पास करते हैं तो इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूसरी कॉइल के पास होती हुई जाती हैं। और इस दूसरी कॉइल के अंदर हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ताकि हम ये पता लगाने के लिए कि कोई करंट उसके अंदर है या नहीं, डिफ्लेक्शन पता करने के लिए। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही आप इसमें करंट पास करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, तो जैसे ही आप इसके अंदर करंट पास करेंगे, करंट पास करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी दूसरी कॉइल जो कि हमारी कहलाती है सेकेंडरी कॉइल। इस सेकेंडरी कॉइल से पास होंगी, जिसकी वजह से इसके अंदर एक करंट आपको देखने को मिलेगा, और वो करंट की वजह से आपकी जो गैल्वेनोमीटर की निडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो दिस इज द कुछ बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जिस पर ये प्रिंसिपल होता है हमारा किसका, ट्रांसफार्मर का। तो वापस चलते हैं, अगर ट्रांसफार्मर पर फिर से वापस आए तो हमने कहा ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। देखिए लिखा इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और यू कैन से म्यूचुअल इंडक्शन व्हेन अ चार्जिंग करंट इज पास थ्रू अ वन ऑफ द कॉइल एंड इंड्यूस ईएमएफ डेवलप इनटू द सेकंड कॉइल। यानी कि आप पहली कॉइल से अगर आप चार्जिंग करंट पास करेंगे तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा सेकंड कॉइल के अंदर। अब बात करें अगर कंस्ट्रक्शन की, तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली क्या है, हमारे पास दो साइडेड होते हैं, और टू साइड के अंदर हम नंबर ऑफ टर्न्स में कॉपर वायर लेते हैं, और कॉपर ऑफ वायर को नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लगाते हैं। तो उसका डायग्राम मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, बाद में इस थ्योरी पढ़ते हैं। ये इस अगर आप यहाँ देखें तो ये बेसिकली एक डायग्राम है ट्रांसफार्मर का। इस ट्रांसफार्मर में एक साइड जहाँ पर हम आपका ऐड करते हैं इस एसी सोर्स को, ये वाली कॉइल जो होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और उसके जस्ट सामने की तरफ अगर आप अपोजिट साइड देखोगे तो इधर एक कॉइल है जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। और ये प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के नंबर्स जो हैं वो वेरी करते हैं, जिसके बेस पर डिफरेंट टाइप के ट्रांसफार्मर्स हमें देखने को मिलते हैं। यूजुअली हम तीन टाइप के ट्रांसफार्मर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो होता है स्टैटिक, एक होता है आपके पास स्टेप अप, और एक होता है आपके पास स्टेप डाउन। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, स्टैटिक मतलब एक जैसा रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर सपोज करो इधर की तरफ नंबर ऑफ कॉइल्स आपकी 4 है, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर सपोज करो 4-5 नंबर ऑफ कॉइल्स है, तो दो प्लेट मतलब इस तरीके से कुछ देर के बाद जो सेकेंडरी कॉइल होगी उसकी तरफ भी आपकी कितनी होंगी, 5 ही नंबर ऑफ टर्न्स देखने को मिलेंगे, यानी उस कॉइल के अंदर 5 ही नंबर ऑफ टर्न्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इन केस ऑफ स्टेप अप केस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ टर्न्स कम है, बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आपको स्टेप अप आपको क्या करना है, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जब आप बढ़ाते हैं तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, क्योंकि अब हमें अप करना है। दैट्स वाई आपका सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। वहीं पर आप क्या करिए, सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दीजिए और दूसरी प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न को ज़्यादा कर दीजिए। तो अब जब नंबर ऑफ, जैसे कि ये वाला केस अगर आप देखें तो इसमें अगर स्टेप डाउन को देखें तो इस वाले में आपको प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ करंट की अमाउंट ज़्यादा होगी और लोड में करंट की अमाउंट कम होगी। तो इधर जाने पर वैल्यू क्या हो रही है, डाउन हो रही है। दैट्स वाई इसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब एक और बचा जो मैंने बताया स्टैटिक, और वो मैंने आपको बता दिया उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं जितने आपके प्राइमरी साइड में रहते हैं उतने ही आपके सेकेंडरी कॉइल में साइड रहते हैं, तो दोनों बराबर रहते हैं, जिसकी वजह से एक इक्वल वैल्यूज देखने को मिलती है। तो वहां पर आपका N1 इज इक्वल टू N2 हो जाता है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द
ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है ये कोर। ये कोर जो हम यूज करते हैं आयरन कोर यूज करते हैं, और ये सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। उसकी वजह होती है क्यों करते हैं। और दूसरी बात करा जाता है इसे लैमिनेट करा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म है। लैमिनेट करने के पीछे वजह क्या होती है कि एडी करंट की अगर हम बात करें तो एडी करंट की वजह से एनर्जी लॉस होती है। बेसिकली एनर्जी लॉस क्या है कि कॉन्सेप्ट हम बता सकते हैं कि यहाँ पर एनर्जी लॉस होगी एडी करंट की वजह से। उस एडी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इस कोर को लैमिनेट कर देते हैं। ये बात याद रखना, आपको 1 मार्क्स के बेस पर एमसीक्यू वगैरह में देखने को मिल सकती है, या फिर आपको अदर एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो फटाफट से मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 coils of insulated copper wire having a different number of turns wound on the same soft iron core, जिसे मैंने laminated core बोला है। The coil P which is electric energy supplied, जिधर हम AC सोर्स देंगे वो आपका प्राइमरी कॉइल होगी, जो मैंने इधर की तरफ इस तरीके से बनाई थी, और यहाँ पर मैंने एक AC सोर्स लगाया था। इस तरीके से सिंबल होता है AC सोर्स का। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगी, सेकेंडरी कॉइल होगी। यहाँ पर लिखा है, देखिए ये वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू प्रिवेंट एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट लैमिनेटेड कोर इज यूज। हम प्रिवेंट को लॉस करने के लिए लैमिनेटेड कोर का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज ऑफ हाई परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट आयरन of the entire magnetic flux due to a current is primary coil practically remain in the iron core, hence passes fully through the secondary। यानी ये बता रहा है कि अगर आप क्या करते हो, हम सॉफ्ट आयरन कोर लेने की वजह क्या होती है, तो उसकी वजह यह है कि जितना मैग्नेटिक फ्लक्स आप पास करोगे प्राइमरी कॉइल में, सेम अमाउंट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका पास हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, जिसकी वजह से आपको करेक्ट और सेम वैल्यू देखने को मिलेगी, और यहाँ पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू से हमें मिलती है करंट की, और यही हम चाहते हैं कि वो बदले ना। तो ये है उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात। नीचे मैंने बात कर रखे हैं 2 टाइप के ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन। स्टेप अप में मैंने बता दिया, आप लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में वो कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया आप अप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और उस कंडीशन में डायग्राम के थ्रू हमें क्या मालूम पड़ा था कि N1 की जो संख्या थी वो कम थी और N2 की संख्या जो है वो ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स जो है सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो ज्यादा होते हैं। बट इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इट विल बी रिवर्स्ड, द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल विल बी मोर इन कंपैरिजन टू द सेकेंडरी कॉइल। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफार्मर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन। तो डेरिवेशन की अगर बात करें तो देखो, मैंने नंबर ऑफ N1 को माना नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, N2 को माना नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। इंड्यूस इन प्राइमरी, अगर हम क्या करें इंड्यूस करंट की बात करें EMF इन प्राइमरी कॉइल, तो इसे हम डिनोट करते हैं E1 से, एंड ये बराबर होता है -N d∅dt। ऐसे ही आप निकालेंगे E2, ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, इसे आप वोल्टेज मान लीजिएगा। इंड्यूस EMF को मैं यहाँ पे E2 लिख रहा हूँ, ये होता है -N2 d∅dt। जब आप दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, यानी E2/E1 करते हैं, सेकेंडरी कॉइल के रेस्पेक्ट में लोड लगा होता है, यानी कि उधर की तरफ रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए हम E2 को ऊपर रखेंगे और E1 को नीचे। तो ये ये E1 हो जाएगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये E1 हो जाएगा, तो यहाँ पर E2/E1 विल बी इक्वल टू, ये आपका बराबर हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1। और इसी पर कई सारे न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मैं अभी डिस्कस भी करूंगा 1-2 टाइप के इसके न्यूमेरिकल्स, इसमें कौन कौन से हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है। अब उसने कहा लेट E बी द EMF अप्लाइड टू द प्राइमरी एंड बाय लेंज लॉ। अगर आपने लेंज लॉ स्टडी करा हो तो उस कंडीशन में बताया था कि रिजल्टेंट EMF में अगर किसी प्राइमरी कॉइल के अंदर निकालना होता है तो फाइनल जो आपके पास EMF होता है उसमें से आप प्राइमरी कॉइल का EMF माइनस कर देते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है। दिस EMF सेंड करंट I1, इस EMF की वजह से एक करंट देखने को मिलेगा जिसे हम I1 बोलेंगे, क्योंकि किसी भी वायर की बात करें तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए हम उस I1 के साथ रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए आपकी इक्वेशन आ जाएगी E - E1 इक्वल टू RI1। इसी को अगर हम यहाँ लिखें तो R जो होता है वो रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, और जब R बहुत ज्यादा स्मॉल होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका फाइनल वोल्टेज होता है वो बराबर हो जाता है E1 के, यानी जो प्राइमरी EMF होता है वो फाइनल EMF के बराबर होता है। और इन दिस कंडीशन आपके पास ओवरऑल फॉर्मूला बन के आएगा ये E2/E1 इक्वल टू आउटपुट EMF जो कि सेकेंडरी कॉइल की तरफ से निकलेगा अपॉन में इनपुट EMF जो कि प्राइमरी कॉइल में देखने को मिलेगा। तो सेकेंडरी कॉइल का डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ टर्न्स पर, यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर, दैट्स व्हाई N2 यूज करेंगे। और इनपुट EMF की बात करें तो वो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल पर डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई वी विल यूज N1। तो दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशो और ट्रांसफॉर्मर रेशो, इसे आप याद रखें, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया, E2/E1 इक्वल टू N2/N1। नाउ यहाँ पर एक कंडीशन है फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, N2 शुड बी ग्रेटर देन N1, जो मैंने पहले ही बता दिया, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा, क्योंकि आपको वैल्यू बढ़ानी है, तो डेफिनेटली वोल्टेज भी उधर ही ज्यादा होगा, करंट भी उधर ज्यादा होगा। और अगर आप स्टेप डाउन में करेंगे तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा।
आगे बात करते हैं करंट इन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में अगर निकालना हो तो I1 अपॉन में I2 इक्वल टू E2 अपॉन में E1 इक्वल टू N2 अपॉन में N1। डिपेंड ये करता है कि हमें प्राइमरी रेस्पेक्ट में निकालना है, सेकेंडरी रेस्पेक्ट में वो आपको बताऊंगा आगे चल के। और लास्ट थी जो आपको इसके अंदर पढ़नी है ट्रांसफार्मर के अंदर, जो इसके अंदर पूरी हेडिंग मतलब थ्योरेटिकल पार्ट से अगर हम खत्म करें तो इसमें लास्ट चीज आपको पढ़नी होती है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर। और एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर को हम डिनोट करते हैं बाय ईटा, एंड दिस वन इज द ईटा, एंड ईटा इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट इनटू में 100। So this is all about the theory and the concept or derivation of the transformer. Now let's discuss about the numericals which are asked in previous years और NCERT से रिलेटेड भी हैं जो आपसे पूछे गए हैं। मैं फटाफट इन्हें सॉल्व करता हूँ तो देखते हैं कि कितना आपके समझ में आता है और क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको कभी भी न्यूमेरिकल करना बड़ी आसानी से चीज़ों को पढ़िए और देख लीजिए क्या क्या चीज़ दिया है उसे आप गिवन में लिख लीजिए और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो यहाँ लिखा है ट्रांसफार्मर हैज 300 प्राइमरी टर्न, प्राइमरी लिखा हुआ है तो ये हमारे पास N1 आ गया, एंड 2400 सेकेंडरी टर्न, सेकेंडरी टर्न दिखा है तो ये हमारे पास N2 आ गया। यानी N1 और N2 हमारे पास आ गया भाई, N1 आ गया मेरे पास 300 और N2 मेरे पास आ गया है 2400। अब आप इसे निकालें तो यहाँ पर दे रखा है सप्लाई, द प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज, यानी अब मुझे E1 भी दे दिया और वो दिया है मुझे 230 वोल्ट, यानी प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज की बात करूँ तो वो मुझे दे दिया 230 वोल्ट। एंड ही सेइंग नेक्स्ट व्हाट इज द सेकेंडरी वोल्टेज, यानी हमें E2 फाइंड करना है। तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला भी बताया था, E2 अपॉन में E1 इक्वल टू N2 अपॉन में N1। तो ये E1 यहाँ चला जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा E2 इक्वल टू N2 अपॉन में N1 इंटू में E1। N2 की बात करें तो वो हमारे पास थे 2400, N1 की बात करें तो यह है 300, N2 में E1 अगर हम बात करें तो वो मिला हमें 230 वोल्ट। कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, आंसर इसका निकाल लीजिएगा। इस तरीके से आप इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये NCERT का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी तरीके से आसानी से हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर मूव करें तो सेकंड क्वेश्चन को देख पढ़ते हैं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हैं तो इसके जिस तरीके से मैंने बताया कि सबसे पहला तरीका ये है कि आप उसे अच्छी तरीके से रीड कर लें। यहाँ लिखा है ट्रांसफार्मर हैज 200 प्राइमरी टर्न्स, प्राइमरी मतलब N1 दे रखा है आपको 200 एंड देन 150 सेकेंडरी टर्न्स और आपको N2 दे रखा है 150। इफ द ओपनिंग वोल्टेज फॉर द लोड कनेक्टेड टू द सेकेंडरी, देखो कनेक्टेड टू द सेकेंडरी यानी सेकेंडरी से आपका मेजर करे तो उसमें 300 वोल्ट है, यानी कि आपको बात करी जाए तो यहाँ E2 की बात करी गई है और वो कितना दिया है 300 वोल्ट, क्योंकि उसने सेकेंडरी यहाँ पर यूज करा हुआ है टर्म सेकेंडरी इज मेजर टू बी व्हाट विल बी द प्राइमरी। आपको अब E1 निकालना है, फॉर्मूला सेम रहेगा। अगर E1 लोगे तो आप जस्ट अपोजिट कर देना, E1 अपॉन में E2 विल बी N1 अपॉन में N2। इस तरीके से आपका फॉर्मूला हो जाएगा N1 अपॉन में N2। आपके पास N1 की वैल्यू है, N2 की वैल्यू है और E2 की वैल्यू आपके पास है कि 300 वोल्ट। आपको सिर्फ E1 फाइंड करना है एंड इट विल बी अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। आई होप आप कर ही लोगे, इतने समझदार आप हो ही। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अगले न्यूमेरिकल की तरफ अगर देखें तो ये अब CBSE का कोई एक आपका आउटसाइड दिल्ली का एक 2018 का क्वेश्चन है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसे उठाया यहाँ से। तो यहाँ लिखा हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच स्टेप डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट। आप समझ रहे हो, उसने कहा है विच स्टेप डाउन 220 वोल्ट टू 22 वोल्ट, यानी जो 220 वोल्ट से 22 वोल्ट की तरफ डाउन हो रहा है। और अगर डाउन हो रहा है तो यानी कि N2 के नंबर ऑफ टर्न्स कम करने हैं हमें और N1 के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने हैं। ऑपरेट डिवाइस विद एन इंपीडेंस, अब देखिए यहाँ एक केस आया इंपीडेंस का जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। याद रखना इसकी यूनिट भी ओम होती है, एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है ये। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इंपीडेंस को पूरा समझाऊंगा और उसके साथ अदर भी फैक्टर्स हैं जहाँ रेजिस्टेंस वगैरह किस तरीके से जुड़े होते हैं और इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, उसे भी मैं विद क्वेश्चन के साथ सॉल्व करके बताऊंगा मे बी टुमारो। तो Z इक्वल टू 220 आपका यहाँ पर ओम दे रखा है, तो हमें इंपीडेंस दिखा। अब हमें ये फाइंड करना कि आप किस तरीके से निकालेंगे। तो इसमें आपको उसने कहा हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, यानी आपको यहाँ पर इस केस में अगर बात करें तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है प्राइमरी के ऑफ द ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में जाना। तो आप निकालेंगे क्या, हमें क्या क्या दे रखा है, हम सबसे पहले वो पुट कर लेते हैं। हमारा प्राइमरी जो वोल्टेज था वो E1 दे रखा है 220 वोल्ट, E2 अगर हम बात करें तो वो दे रखा है 22 वोल्ट क्योंकि स्टेप डाउन हो गया है, और Z जो हमें इंपीडेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें
220 वोल्ट। अब ये इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस सेकेंडरी कॉइल के रेस्पेक्ट में बात करी गई है, सेकेंडरी का कॉइल की बात करिए, इसलिए हम इसे Z2 लिख लेते हैं। अब यहाँ निकालते हैं करंट ड्रॉन, निकाल लीजिए सबसे पहले कितना करंट आपका ड्रॉन होगा। और मैंने एक केस आप यहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर आप किसी भी अगर सेकेंडरी कॉइल का करंट निकालने हैं तो जो आप I2 निकाल का केस ले या फिर आप I1 का केस ले, I2 का केस ले या फिर आप I1 का केस ले, तो एक फॉर्मूला होता है। I2 के केस में फॉर्मूला हो जाएगा E2 अपॉन में Z2, जबकि I1 का केस होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा E1 अपॉन में Z1। अब E2 मेरे पास है, वो था हमारे पास 22 वोल्ट, और Z2 हमारे पास था जो कि था 220 वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे आप काटेंगे 22 और 21 यहाँ पर 10 1/10, तो 0.1 एम्पियर आपके पास करंट आ जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड I1। तो अब आपके पास I1, देखो I1 निकालना, अब मैं फॉर्मूला पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एक फॉर्मूला होता है E1 अपॉन में E2 इजकल टू सॉरी ये करंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, I1 अपॉन में I2, I1 अपॉन में I2, इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला है। आई थिंक मिस्टेक हो गई है, दोबारा बता देता हूँ लिखने में। तो यहाँ पर आपके एक सिंपल सा है E1 I1 इजकल टू E2 I2, ऐसे याद रख लीजिए, ये सिंपल है। E1 I1 इजकल टू E2 I2। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। I2 की वैल्यू आपके पास 0.1 एम्पियर है, E2 ये रही, E1 ये रहा, और आपको फाइंड करना है I1। आसानी से निकल जाएगा, इतनी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा से एक बार बैक करके सुन लें, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं इसे और भी अच्छी तरीके से सॉल्व करके और न्यूमेरिकल्स करा दूंगा इसके। चलिए मूव करते हैं आगे, जो एफिशिएंसी के बेस पर। अब ये देखो सबसे लास्ट में मैंने एक ईटा करके बताया था कि एक ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी होती है जो कि होती है पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट। तो उसके बेस पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि ये डिफरेंट टाइप का पार्ट है। तो जितने भी टाइप के बने हैं 2 4 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन उसमें से ये देखने को मिलता है, यहाँ लिखा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, यानी करंट आपको निकालना है प्राइमरी के केस में, यानी आपको I1 फाइंड करना है। यहाँ पर भी स्टेप डाउन जो कितने 200 वोल्ट 200 वोल्ट से 20 वोल्ट हो गया, बिल्कुल सेम कंडीशन है पिछली वाली की तरह कि आपके पास I1 है, वो सॉरी E1 है आपके पास 200 वोल्ट, E2 है, E2 आपका हो गया है 20 वोल्ट, और आपको देखो डिवाइस है रेजिस्टेंस, और इस बार आपको इंपीडेंस की जगह रेजिस्टेंस दिया है जिसे हम R से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल का है तो मैं इसे R2 ले रहा हूँ 20 ओम, ये आपका दिया। और उसने कहा एज्यूम द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर टू बी 80%, की एफिशिएंसी जो है ट्रांसफार्मर की वो 80% है। अब इस कंडीशन में अगर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो कैसे करोगे, तो यहाँ पर तो सेम वही कंडीशन है कि सबसे पहले आप करंट निकाल लीजिए। उस कंडीशन में हमने I2 निकाला था, सेम यहाँ पर भी आप I2 निकाल लीजिए। तो I2 का उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या था, हमारे पास था E2 अपॉन में Z2, लेकिन इस बार हमारे पास इंपीडेंस नहीं है, इस बार हमारे पास रेजिस्टेंस है। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं और वो हो जाएगा आपका R2। अब E2 जो वैल्यू है मेरे पास 20 है, और R2 जो वैल्यू है वो भी मेरे पास 20 है। 20 से 20 कट जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 1, और हम निकाल लें करंट तो यूनिट होगी आपकी एम्पियर। तो I2 इजकल टू 1 एम्पियर आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब उसने कहा यू हैव टू, और हमें क्या दिया है, उसने हमें दिया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मैंने बताया ईटा फॉर्मूला इजकल टू होता है पावर आउटपुट अपॉन में पावर इनपुट। अब आउटपुट की बात करें तो हम सेकेंडरी कॉइल में जाएंगे, सेकेंडरी कॉइल में जाएंगे तो वहां पर वोल्टेज कितना था E2, और E2 के साथ करंट कितना था I2। और अगर हम पावर इनपुट की बात करें यानी हमें प्राइमरी कॉइल की तरफ आना पड़ेगा, और अगर हम प्राइमरी कॉइल की तरफ आएंगे तो वोल्टेज क्या हो जाएगा E1, और करंट क्या हो जाएगा I1। अब इन दो सबकी वैल्यू आपको पुट करनी है। अब देखो I2 की वैल्यू हमारे पास 1 एम्पियर, E1 ये रहा, E2 ये रहा, और क्या चाहिए हमें चाहिए I1 हमें बेसिकली फाइंड करना है। यहाँ लिखा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी कॉइल, यानी प्राइमरी कॉइल के द्वारा कितना करंट निकलेगा I1 हमें फाइंड करना है। तो हमें एफिशिएंसी दे ही रखी है, हमें दे रखी है एफिशिएंसी 80%, तो आप उसे 80% को सॉल्व कर लेंगे। 80% के रेस्पेक्ट में अगर हम जाए तो 8% में लिखोगे तो आपका हो जाएगा 80/100। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा 80/100 इज इक्वल टू E2 हमारे पास है 20 वोल्ट, इनटू में I2 हमारा करंट आया 1 एम्पियर, अपॉन में E1 हमारी वैल्यू है 200, इनटू में I1 वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है। और इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिए आसानी से। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी और I1, और हमें I1 ही फाइंड करना है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल होगा, इतना टफ है नहीं। आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद 4-5 क्वेश्चंस और निकाल सकते हैं जिन्हें आसानी से कर सकते हैं। एक बात और बता दूं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो मैंने अभी फिलहाल में बनाया है, जिसके अंदर मेरे हाथ के लिए वो जो मैंने नोट्स बना रखे हैं फिजिक्स के और बायो के, इवन केमिस्ट्री के तो मैंने अभी उसके अंदर डाले नहीं है, केमिस्ट्री का तो पेपर भी आपका हो गया। तो जो फिजिक्स के नोट्स नहीं हो तो जगेश बायोलॉजी करके एक टेलीग्राम का चैनल है, उसे सर्च मार लेना, उसे ज्वाइन कर लेना, तो आपको उस पर एक PDF नोट्स मिल जाएंगे, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। आप पर अच्छे नोट्स हो तो कोई इशू है ही नहीं, फिर तो अच्छी बात है, आप पढ़िए।
तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैलकुलेट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं जल्द ही और भी अदर कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ बिफोर योर एग्जामिनेशन, तो सारी वीडियोस को ध्यान से देखें, कंप्लीटली तरीके से समझें। डेफिनेटली आपसे एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग, स्टे ट्यून्ड।